आइए शुरुआत करते हैं आज अपने सेशन का ईश्वर को याद करते हुए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही दुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक का शुरुआत किया था, जिसका नाम क्या था? बच्चे तथा बचपन। किसकी शुरुआत किए थे? बच्चे तथा बचपन। और ये क्लास आपका सोमवार को हुआ था। अगर आप में से कोई भी हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा हो, तो उसका रिकॉर्डिंग आज भी आपके पास में अवेलेबल होगा, आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं के बारे में। क्या आई होप आपको याद होगा? तो एक बार आप लोग जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि मध्य बाल्य अवस्था किस एज ग्रुप को कहते हैं। मध्य बाल्य अवस्था किस एज ग्रुप को कहते हैं, एक बार अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आयाम के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? प्रीवियस अर्थात वेरियस टाइप का जो हमारा एरियाज होता है, क्षेत्र होता है, आयाम होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था अपने पिछले क्लास में। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बचपन को समझते हुए इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से बिल्डअप करेंगे? तो समाजीकरण से बिल्डअप करेंगे। आप में से बहुत सारे हमारे शिक्षक गण ऐसे होंगे जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक के ऊपर में एक सुदृढ़ और एक सकारात्मक तरीके से न जाने कितने लाइंस को आप लोग अपने कॉपी में लिख दीजिएगा, परंतु आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप का, तो हम लोग एमसीक्यू की तरह ही क्या करेंगे? अपने तैयारी की रूपरेखा को रखेंगे। अर्थात सबसे पहले आपको रिप्लाई करना था कि मध्य बाल्य अवस्था किस ग्रुप को कहते हैं, और अब तक आपके कक्षा कक्ष में एक भी रिप्लाई निकल कर नहीं आया है। मध्य बाल्य अवस्था का एज ग्रुप क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि आप लोग अपने प्रीवियस क्लास पर कोई भी ध्यान नहीं दिए हैं, तभी आपका रिप्लाई इतना स्लो है, राइट? तो एक बार प्लीज अपना रिकॉल कर लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था बाल्य अवस्था अर्थात अवस्था के अंदर में सबसे पहले आपका गर्भावस्था होता है, 9 माह को हम लोग कहते हैं। उसके बाद शैशवावस्था होता है, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद बाल्यावस्था होता है, 2 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था के अंदर में 3 प्रकार होती हैं। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। एक होता है आपका मध्य बाल्यावस्था, 6 से 9 वर्ष। बहुत बढ़िया साजिया परवीन जी। और एक आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष। फिर उसके बाद आपका होता है किशोरावस्था। कामनी कुमारी जी, 2 से 6 नहीं होगा, 2 से 6 को हम लोग कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो प्लीज अपने प्रीवियस क्लास को अवश्य एक बार देखकर ही क्लास में इन किया कीजिए, या फिर उसका पीडीएफ अपलोड रहता है, एक बार जल्दी से स्क्रॉल कर लिया कीजिएगा। 7:30 बजे के आसपास में आपके पास भले ही समय का अभाव रहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, फिर भी एक बार रिकॉल करके आइएगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है बचपन से संबंधित करते हुए हमारा टॉपिक क्या है? समाजीकरण। अब जरा सोचिए, इसे अगर हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो समाजीकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमें एक जीव जंतु से मनुष्य बनाती है, या इसे और आसान शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जीव जंतु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग समाजीकरण के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर हमारे अभी आसपास में आंख के सामने में कोई जीव जंतु अगर क्रॉस करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हाउ देखा का होता, ई कुत्ता, ई भैंसी, बैल, गाय, ऐसा हम लोग के मन में, बिल्ली, इस प्रकार का हमारे मन में क्या आता है? विचार आता है। उसी प्रकार से कोई जीव जंतु अगर हमें देखते होंगे तो हो सकता है उनके भी मन में इस प्रकार का विचार आता होगा। जरा सा मैं आपको छोटा सा उदाहरण देने का कार्य करता हूं। एक जरा सा आप लोग चिंतन करके बताइएगा कि एक आपका बालक है। क्या बालक का नाम क्या है? तो बालक का नाम है, मान लीजिए एक छोटा सा बहुत सा बालक है, उसका नाम है टुट्टू। उसका नाम क्या है? टुट्टू। टुट्टू का जन्म होने के बाद टुट्टू के माता पिता उसे क्या करते हैं? एक कमरे के अंदर में बंद करके रखते हैं। टुट्टू का जन्म होने के बाद उसके माता पिता क्या करते हैं? टुट्टू को एक कमरे के अंदर में बंद करके रखते हैं। बस उसे समय पे खाद्य सामग्री या खाने वाला सामग्री और पेयजल अर्थात खाना पीना उसे मिलता है। बाद बाकी किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वो कमरा में बंद है। कमरे के गेट में एक छोटा सा क्या है अपना इस प्रकार का होल है, और इस छेद के माध्यम से, इस होल के माध्यम से टुट्टू को खाना पीना का आइटम मिल जा रहा है शुरुआती दौर से ही।
एकदम शुरुआती दौर से ही, जहां से बच्चे का पोषण होना प्रारंभ होता है, 2 वर्ष का हल्का सा ऊपर का है, और उसे एक कमरे में ही या उसके जन्म के बाद से ही उसे एक कमरे के अंदर में ही कैद करके रखा गया। सिर्फ उसको जीवित रहने के लिए उसको विभिन्न प्रकार का जो भी उसके शरीर के लिए आवश्यक आवश्यक चीज है वो उसे प्राप्त हो रहा है। तो क्या जरा सा आप चिंतन करके बताइएगा कि इस बालक के अंदर में किसी भी प्रकार का रहन सहन का विकास हो पाएगा? यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। क्या इस बालक के अंदर में भाषा का विकास हो पाएगा? क्या इस बालक के अंदर में विभिन्न प्रकार का व्यवहार जो हम लोग अपने इस वातावरण में करते हैं, एक भी प्रकार के व्यवहार का डेवलपमेंट संभव है, विकास संभव है? नहीं संभव है। अर्थात जिस प्रकार से एक बालक का जन्म होते ही अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, वहां पे कोई इंसान ही नहीं है, तो क्या बालक अपने इस मानव जगत के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को समझ पाएगा? क्या वह उस क्रियाओं को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अर्थात हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जीव जंतु क्या बनता है? एक मनुष्य बनता है, एक मानव बनता है। अर्थात मानव बनने के प्रक्रिया को ही हम लोग समाजीकरण के नाम से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाजीकरण जो हमारे शब्द का निर्माण हुआ है, इस शब्द का निर्माण ही हमारा समाज के साथ में हुआ है। और समाज यूं ही अपना समाज नहीं कहलाता है। समाज बहुत प्रकार के लोगों के आपस में मिलने से, आपस में कनेक्ट होने से, आपस में संग्रहित होने से हमारे समाज का निर्माण होता है। और हमारे समाज के बीच में क्या है? भाषा है, व्यवहार है, रहन सहन है, चरित्र है, ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है। हर एक प्रकार की चीज हमारे समाज में व्याप्त है। और उन तमाम प्रकार की क्रियाओं को हम लोग अपने बचपन के जगत में या तो उसे एक्वायर करते हैं, नहीं तो लर्न करते हैं। और ये 2 प्रकार के प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हमारे मन में, मस्तिष्क में क्या होता है? तो ज्ञान का निर्माण होता है। और आपके यूनिट 1 में भी आपको पढ़ना है ज्ञान की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान की प्रकृति क्या है। अर्थात जिस प्रकार से हमारा ये समाजीकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो हम लोग जैसे से अपने उम्र अवस्था में आगे की ओर बढ़ते चलते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आसपास में चीजों को एक्वायर भी करते हैं और चीजों को लर्न भी करते हैं। और याद कीजिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि शिक्षा हम लोग 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक को बोलते हैं औपचारिक और एक को बोलते हैं अनौपचारिक। अर्थात एक शिक्षक के रूप में आप लोग अपने विद्यालय प्रांगण में, आपके सामने जो भी आपके बच्चे होंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के आप लोग शिक्षक हैं, तो क्लास में पढ़ाने के क्रम में आप लोग विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करते होइएगा जो उस बालक के वातावरण का होगा, जो उस बच्चे के समाज के बीच का होगा। ऐसा उदाहरण ही हमारा क्या कहला गया? तो अनौपचारिक कहला गया, इनफॉर्मल एजुकेशन कहला गया, जिसे हम लोग स्वतः स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। परंतु वहीं आप कक्ष में अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ाते हैं, स्कूल द्वारा प्राप्त, बिहार बोर्ड द्वारा प्राप्त अपने करिकुलम को फॉलो करते हैं। दैट्स कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। वो अपना क्या कहला गया? औपचारिक कहला गया। अर्थात ये 2 प्रकार के शिक्षा के माध्यम से हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इस प्राप्ति के दौरान जितने भी प्रकार के घटक, जितने भी प्रकार की चीजें हमारे आसपास में चलती रहती है, उन तमाम क्रियाओं को अपने अवस्थाओं के अनुरूप हम या तो एक्वायर करते हैं, नहीं तो लर्न करते हैं और अपने व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। दैट्स कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग समाजीकरण के नाम से जानते हैं। अर्थात समाजीकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहां पे कोई भी जीव क्या बनता है? तो मनुष्य का निर्माण होता है, मानव का निर्माण होता है। परंतु अगर आपके मन में हो कि ना, हम कुछ भाषा भी पढ़ना चाहते हैं, इसका कुछ सुदृढ़ लाइन भी देखना चाहते हैं, तो आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। समाजीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी से सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। अर्थात जैसे ही हमारा जन्म होता है तो जीव जंतु भी सांस लेने की प्रक्रिया चलती है, बच्चों में भी चलती है, मनुष्य में भी चलती है। अर्थात एक जैविक प्राणी से सामाजिक गुणों का, सामाजिक गुण हमारा क्या हुआ? तो सामाजिक गुण हमारा भाषा हुआ, हमारा व्यवहार हुआ, हमारी संस्कृति हुई, हमारी सभ्यता हुई। ये सब क्या हुआ? तो ये सब हमारे समाज का गुण है, सामाजिक गुण है। वही हमें क्या बनाता है? सामाजिक प्राणी बनाता है। यह जैविक प्राणी से आशय है, जब कोई बच्चा का जन्म होता है तब वह बस एक जीव जंतु की तरह होता है, परंतु एक जंतु से मानव बनने की प्रक्रिया ही क्या है? हमारा
तो यह प्रक्रिया ही हमारा समाजीकरण कहलाता है। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसमें ना तो कोई सामाजिक गुण होता है, ना कोई समाज विरोधी गुण होता है। बालक सामाजिक परंपराओं तथा रुचियों के अनुसार व्यवहार सीख जाता है। समाजीकरण की एक निश्चित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अर्थात समाजीकरण हमारा एक प्रकार का उदाहरण हो गया। किसका? तो हमारे विकास का उदाहरण हो गया। विकास भी हमारे गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है। क्या हमारा? तो डेवलपमेंट। समाजीकरण के ऊपर में कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया है। अर्थात कभी कभी हो सके तो आपके एग्जाम के अंदर में कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर कुछ पूछता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है ग्रीन। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यहाँ पे एक शब्द आया है आपका आत्म एवं व्यक्तित्व। आत्म कहने का आपका आशय क्या हुआ? तो आत्म कहने का आपका आशय है हमारे स्वयं से, हमारे स्वयं की अभिव्यक्ति से। अर्थात हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यवहार होता है। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए, जैसे कि यहाँ पर अभी आपके क्लास में अर्चना श्रीवास्तव जी हैं, कामनी कुमारी हैं, साजिया परवीन है, यही 3 मित्र अभी एक्टिव है। लगभग कितने लोगों में? तो अभी फिलहाल आपके लाइव क्लास में 16 लोग मौजूद हैं। इन 16 लोगों में इन्हीं 3 लोगों का नाम मुझे दिख रहा है। अर्थात अर्चना जी का अपना एक अलग व्यवहार होगा, कामनी जी का एक अपना अलग व्यवहार होगा और साजिया जी का अपना अलग व्यवहार होगा। तीनों का व्यवहार अपना एक समान नहीं हो सकता है। अर्थात हम अपने समाज से विभिन्न प्रकार की चीजों को देखते भी हैं, उसे एक्वायर भी करते हैं, उसे लर्न भी करते हैं, परंतु उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हुए अपने स्वयं का निर्माण स्वयं से करते हैं। डेट्स कॉल्ड आत्म। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम आत्म कहते हैं। और आत्म से ही निर्माण होता है हर एक व्यक्ति के पर्सनालिटी का। कोई व्यक्ति क्या होता है? खड़ूस टाइप का होता है, कोई व्यक्ति बड़ा ही स्नेह वाला व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, आपके मन में विचार होगा कि वाह वाह वाह, क्या इनकी बात है, क्या इनकी अदा है। अर्थात हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है? पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी का निर्माण भी हमारे सामाजिक गुणों को एक्वायर करके हम जिस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं वही हमारा सेल्फ कहलाता है, वही हमारा पर्सनालिटी कहलाता है। किनके अनुसार? ग्रीन। कुक साहब कहते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्व को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है या योग्य देता है। कहने का आपका आशय हुआ कि कुक साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बच्चे का जन्म अपने समाज में हुआ, वह समाज के विभिन्न प्रकार के गुणों को ध्यान में रखते हुए उसी से अपने दायित्व का निर्माण करता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं इस समाज में किस प्रकार से क्रियाओं को कर सकता हूं। ये सारे विचार भी उसे इस समाज से ही प्राप्त होता है। न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? अपना समाजीकरण। अर्थात ये कुछ मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार अपना ये क्या था? तो समाजीकरण की कुछ क्या थी? तो प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाजीकरण की आखिर विशेषता क्या है, इसकी आखिर आवश्यकता क्या है, आखिर समाजीकरण अपना होता क्या है? सबसे पहला बात है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। अर्थात हम अपने समाज से जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को, सभ्यता को, संस्कृति को एक्वायर भी करते हैं, लर्न भी करते हैं और इसके माध्यम से अपने हम ताउम्र जीवन भर में इन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करते हुए बहुत प्रकार की चीजों को सीखने का कार्य करते हैं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य, परंपरा आदि के अनुरूप व्यवहार करता है। चलना, बोलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सारे गुणों का विकास हमारा इसी के अंदर में आएगा। भाषा की विविधता का विकास समाजीकरण के द्वारा ही होता है। धर्म का प्रभाव भी व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर ही पड़ता है। अर्थात जितना मैंने आपको पॉइंट एक नॉर्मल, एक साधारण भाषा में आपको मैंने समाजीकरण पे समझाया, वही सारा पॉइंट आपका घूम फिर कर अपने अलग अलग प्रकार के टॉपिक के माध्यम से आ गया, क्योंकि टॉपिक भी होना बड़ा ही अनिवार्य है। वरना आप कहते कि नोट्स में तो कुछ लिखवे नहीं
किए हैं, सिंपल आपने लिख के रख दिया, इसीलिए कुछ टॉपिक को डालना पड़ता है, परंतु सिंपल आपका अर्थ यही निकलता है यहां से कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हम लोग अपने बचपन से करना प्रारंभ करते हैं और उन तमाम प्रकार के व्यवहारिक एवं विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के माध्यम से हम अपने जीवन, हम अपने ताउम्र विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सीखने का कार्य करते हैं। उन तमाम सीखने सिखाने के प्रक्रिया के उदाहरणों का जितना भी प्रकार का चीज होता है वो सारा हमारे वातावरण से होता है, हमारे समाज से होता है। अर्थात हम लोग यूं ही कह सकते हैं कि एक जीव जंतु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया क्या है, तो यही आपका समाजीकरण कहलाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था बचपन और अभी हमने क्या पढ़ा, समाजीकरण। इस दोनों चीजों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन एंड चाइल्डहुड। कहने का आपका अर्थ क्या हो गया कि दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और कारक सदैव आपके क्या होंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। कारक जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का होता है। और जहां पे बात हो रहा है समाजीकरण का, तो एक चीज आप लोग और ध्यान में रखिएगा, समाजीकरण से एक आपके डायरेक्ट प्रश्न का निर्माण होता है कि समाजीकरण हमारा दो प्रकार का होता है। समाजीकरण क्या होता है, हमारा दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण। अब जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण क्या हो सकता है, जरा सोचिए समझिए और बताने का कृपा प्रदान कीजिए। अगर आपको पुरानी बातें याद आ रही हो तो अवश्य बताइएगा। एक होता है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होता है गौण समाजीकरण। दोनों का उदाहरण अगर आपके माइंड में हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, शिक्षक गण के माइंड में पुरानी बातें धीरे धीरे आ रही है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताने का कृपा प्रदान कीजिए। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जैसे जैसे पूछूं वैसे वैसे आपको क्या करना है, बताने का कार्य करना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए और बताइए। समाजीकरण में मैंने आपको दो प्रकार बताया, प्राथमिक समाजीकरण और इसके अलावा मैंने आपको लिखा गौण समाजीकरण। गौण समाजीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक समाजीकरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो द्वितीयक समाजीकरण के भी नाम से जानते हैं, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रीवास्तव जी। अर्चना श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि प्राथमिक समाजीकरण में क्या होगा हमारा, तो परिवार होगा। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग प्राथमिक में परिवार को रखेंगे तो द्वितीयक में किसे रखेंगे, जरा सोच समझ के जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार जी कह रहे हैं परिवार, बहुत बढ़िया। और लोग भी बताएं, और लोग बताएं, सभी लोग बताएं। प्राथमिक में तो हो गया परिवार, चलिए और लोग अब बताइए द्वितीयक में क्या होगा। तो एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रकार के कारक होते हैं, चाहे वो अपना परिवार हो, पोषण हो, मित्र हो, समाज हो, विद्यालय हो, लिंग हो, जाति हो, भाषा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, या फिर आपका मीडिया हो, इन तमाम में प से प्राथमिक, प से परिवार, अर्थात सबसे प्राथमिक समाजीकरण का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, तो वो हमारा होगा परिवार। और परिवार को छोड़कर द्वितीयक में कौन आ जाएगा, तो हमारा विद्यालय आ जाएगा। अर्थात परिवार के साथ कुछ भी दिया रहे, आपसे पूछेगा, आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के उदाहरण निम्न में से कौन है, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से, परिवार, मित्र, विद्यालय, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार आपका प्राथमिक समाजीकरण होता है। और परिवार को छोड़कर हमारा जो विद्यालय है, हमारा जो स्कूल है, सो हमारा क्या होता है, तो द्वितीयक समाजीकरण होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कौन होगा हमारा, तो स्कूल होगा, नेबर भी बोल सकते हैं, फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये अपने क्या हो गए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और जितने भी आपके कारक होते हैं उन तमाम कारकों का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का इंपैक्ट होता है। चाहे आप बचपन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करें या समाजीकरण का अध्ययन करें, दोनों को प्रभावित करने में विभिन्न प्रकार के कारकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब भी कारक की बात आएगी तो सकारात्मक तथ्य और नकारात्मक तथ्य दोनों प्रकार के विचार आएंगे। उदाहरण स्वरूप मैं आपको याद दिला दूं, अगर मान लीजिए हम लोग परिवार की बात करें तो हम लोग लिखेंगे कि समाजीकरण को प्रभावित करने में परिवार की योगदान महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण स्वरूप एक ऐसा परिवार है जहां पे माता पिता बड़े ही सुदृढ़ तरीके से प्रेम और स्नेह के साथ में घर में रहने का कार्य करते हैं, तो वहां के बालक के अंदर में भी प्रेम और स्नेह का ही विकास होगा। परंतु एक ऐसा परिवार है जहां पे आपस में माता पिता की बनती नहीं है, आपस में झगड़ा
झगड़ा करते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष पे भाव से रहते हैं, अर्थात वहां का बालक भी क्या होगा, सहमा सहमा हो जाएगा और उस बालक में ईर्ष्या द्वेष का ही क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। अर्थात एक बालक को जिस प्रकार का भी वातावरण मिले, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो पोषण का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे समाज का हो, चाहे विद्यालय का हो, उसी के आधार पे उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। राइट, चलिए सर एमसीक्यू भी करवा दीजिएगा। दिलीप कुमार जी, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अभी तो आपकी शुरुआत है, आप बस प्रेम से पढ़ाई करते रहे। मेरा कार्य है आपको 100% सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के पास में पढ़ने का ऐसे भी बहुत कम समय है, तो ना मैं ही अपना समय बर्बाद करूंगा और ना ही मैं आपका समय बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे, मुझे जिस प्रकार से लेकर चलना है, मुझे एक बार आपको ट्रैक पर लेकर आने दीजिए। बस आप आनंद से मेरी बातों को सुनिए और हर एक चीज मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। ये आपका मेरा वादा है, आपके इस मित्र का वादा है अपने इस मित्र से। राइट, तो बस आप कनेक्ट रहिए और बातों को सुनते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया हरेंद्र कुमार जी, ये सभी कारक हो गए। सभी कारक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। अगला इसी में आपका पॉइंट आता है उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चे। अब यहाँ पे उपेक्षित वर्ग का क्या आशय होगा, जरा सा आप लोग सोचिए समझिए और चैट बॉक्स के अंदर में जल्दी से बताने का कृपा प्रदान कीजिए। आप लोग शिक्षक गण है, इतना स्लो स्लो रिप्लाई कीजिएगा तो कैसे मजा आएगा। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो उपेक्षित वर्ग का क्या आशय होता है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कीजिए। उपेक्षित वर्ग हम लोग किसे कहते हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चे, यहाँ पे एक शब्द आया है आपका उपेक्षित वर्ग आया है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है उपेक्षित वर्ग। इसका वर्ड का अर्थ क्या होगा, कोई भी हमारे ऐसे मित्र जिनको पता हो जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। आपके पूर्व ज्ञान के साथ में जुड़ने में एक अलग ही प्रकार का आनंद है। तो नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि नो मुझे नहीं पता है। सर बोलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि गौरव मुझे नहीं पता है। अगर थोड़ा सा मन में ऊपर नीचे हो तो आप बोल सकते हैं कि हाँ गौरव जी मुझे नहीं पता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दिलीप कुमार जी। और लोग बताएं, और किन्हीं को पता है तो। अगर मैं पूछूं उपेक्षित वर्ग, उपेक्षित वर्ग को आप चलिए मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि आप वंचित वर्ग भी कह सकते हैं। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, आखिर इस वर्ग का निर्माण ही क्यों हुआ, इस वर्ग के बारे में हम लोग सुन ही क्यों रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने सिलेबस के ही वर्ड को बोल रहे हैं, हाशिए के लोग। चलिए हाशिए का मतलब क्या हुआ, हाशिए का मतलब क्या हुआ, हंसने वाले लोग। साजिया परवीन जी बताइए। देखिए उपेक्षित वर्ग कहने का आपका आशय होता है हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपने विभिन्न मूलभूत क्रियाओं से वंचित रह जाए, उस प्रकार के वर्ग को उपेक्षित वर्ग या वंचित वर्ग या हाशिए का समाज के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो वंचित शब्द है, वंचित शब्द का अर्थ हुआ निम्न जाति के लोग और गर्ल्स। नहीं अर्चना श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पर निम्न जाति के गर्ल्स और वो लोग के साथ में आप कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बात हो रहा है उपेक्षित वर्ग का। उपेक्षित वर्ग हमारे समाज के उन वर्गों को कहते हैं जो अपने मिल रहे मूलभूत क्रियाओं से वंचित रह जाए, उस प्रकार के वर्ग को उपेक्षित वर्ग के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप मानकर चलिए कि मेरे साथ में मेरा 4 भाई रह रहा है, मेरे साथ में मेरा 4 भाई रह रहा है और मेरे इस परिवार के अंदर में जो प्रेम जो स्नेह मुझे मिल रहा है, वही प्रेम वही स्नेह इन 4 भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये भाई भी क्या रह गए, उस प्रेम से वंचित रह गए, उस भाव से वंचित रह गए। डेट्स कॉल्ड, ये भी कहां चले जाएंगे, तो उपेक्षित वर्ग के अंदर में चले जाएंगे, वंचित समूह के अंदर में चले जाएंगे। अर्थात उपेक्षित वर्ग कहने का आशय होता है हमारे समाज में मिल रहे विभिन्न प्रकार के अधिकारों से जो सरकार
के द्वारा, जो हमारे लोकतंत्र के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा हर एक नागरिक को क्या है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन तमाम अधिकारों से अगर कोई वर्ग है जो वंचित रह जा रहा है, या किसी ग्रामीण इलाके में, किसी समुदाय में एक ऐसा विशेष जाति वर्ग है जिसे गांव के लोग अपने सीमांत की तरफ धकेल चुके हैं, गांव से अलग कर चुके हैं, उस प्रकार के वर्ग को हम लोग उपेक्षित वर्ग कहते हैं, हाशिए का समाज कहते हैं, वंचित समूह कहते हैं। और ये जो वंचित शब्द है, इसका निर्माण ही होता है हमारा वंचना से। किससे होता है निर्माण? तो वंचना से निर्माण होता है। और वंचना कहने का आपका आशय होता है कि जब हम लोग विभिन्न प्रकार के, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके इस क्लास में लगभग 18 लोग अब कनेक्टेड है, इन 18 लोगों में मैं सिर्फ यहां पर ध्यान केंद्रित करता अपने लड़के वाले शिक्षक गण के ऊपर में, मेरा सिर्फ ध्यान केंद्रित रहता और बाद बाकियों पे मेरा ध्यान नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं वो मेरे ध्यान से क्या रहते? वंचित रहते। पहले सिर्फ वंचित शब्द के अर्थों को समझना है। जब इस अर्थ को हम लोग समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा विशेष जाति है जहां के घर के अंदर का नियम है कि ना हमर घर के लड़की बाहर में पढ़ने नहीं जाएगी, वो लड़की भी कहां चली जाएगी? तो उपेक्षित वर्ग के अंदर में आ जाएगी। और इन तमाम प्रकार के वर्गों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाल अधिकार के नाम से जानते हैं। और ये अधिकार ये है, सबसे पहला आपका अधिकार होता है जीने का अधिकार। जैसे कि गर्भावस्था के समय गर्भ के अंदर में कोई बालक लड़का है या लड़की है, परंतु भ्रूण हत्या जैसे ही होती है तो वो बालक अपने इस पृथ्वी पे आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, वो भी हमारा इसी चीज के अंदर में आएगा। अर्थात हर एक बालक को जीने का अधिकार है और ये हमारे बाल अधिकार को संदर्भित करता है। सबसे पहला अधिकार होता है आपका जीने का अधिकार, ये सभी बालकों के पास में है। उसके बाद आपका होता है विकास का अधिकार, विकास के अंदर में हर एक बालक के पोषण का, स्वास्थ्य का ध्यान में रखना है। तीसरा आपका होता है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार कहने का आपका आशय क्या हो गया कि हर एक बच्चे को किस प्रकार, फॉर एग्जाम्पल आपका विकास का अधिकार क्या कहला रहा है? तो कह रहा है कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ कि जो उसके विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं, पीसीएस, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इन तीनों आयामों का डेवलपमेंट होगा, वही हमारा क्या कहला जाएगा? सर्वांगीण विकास कहला जाएगा। आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में होने का अधिकार, अर्थात उस विशेष बच्चों के लिए जितने भी प्रकार के आयाम हैं उन तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए बालकों का सर्वांगीण विकास, ये भी क्या है? तो बाल अधिकार के अंदर में आएगा। एक आपका होता है संरक्षण का अधिकार और एक आपका होता है सहभागिता का अधिकार, अर्थात हर एक बच्चा का हमारा क्या है? राइट टू एजुकेशन। आरटीई 2009 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, यह भी हमारे विशेष अधिकार के अंतर्गत में ही आता है। अर्थात अगला क्या हो जाएगा आपका? संरक्षण का अधिकार और आपका सहभागिता का अधिकार। इन तमाम अधिकारों से आपके कभी कभी प्रश्न को समाहित करके जो पूछेगा सो आपका एनसीएफ से आ सकता है, नहीं तो बीसीएफ से आ सकता है। अर्थात इस अधिकारों को ही आपस में समाहित करके आपके प्रश्नों का निर्माण होगा, जो कि आपके फ्रेमवर्क का पार्ट होता है, आपके पाठचर्या का पार्ट होता है। राइट, यहां तक आपका क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करें। कुछ मैंने पॉइंट आपके नोट्स के अलावा यहाँ पे डाल दिया है, जैसे कि अधिकारों के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 21 के अंदर में है 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने में सुरक्षा होना चाहिए। आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा। यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका समता। समता वर्ड का अर्थ आपको पता है क्या? समता वर्ड का अर्थ आपको पता है? जल्दी से रिप्लाई करें। समता, जो अपने अधिकार से वंचित रह जाए। वेरी गुड। समता वर्ड का अर्थ क्या होगा? तो एक शब्द आपका होता है समता और एक आपका शब्द होता है समानता। समता और समानता, ये दो वर्ड को आपने पहले भी कभी सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है? यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। समता और समानता, क्या इस वर्ड को आप लोगों ने कभी सुना है? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। तो समता कहने का आपका आशय हो गया कि जब हम अपने आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी मदद होती है, उसी को हम लोग
समता के नाम से जानते हैं। और ऐसी मदद जो सभी के लिए क्या हो, एक समान हो, ऐसा कार्य जो सभी के लिए क्या हो, एक समान हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो समानता कहलाएगा। समानता में हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, परंतु समता के अंदर में हमें जिस प्रकार की भी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोग मदद करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, तो समता कहलाता है। तो समता समानता आपके प्रश्न में कहीं देखने को आपको मिले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना, ये सब हमारा क्या हो गया, तो भारतीय संविधान के सभी बच्चों के लिए, अर्थात हमारे संविधान में ये सारा चीज क्या है अपना, तो गिवन है। ये सारे पॉइंटों को आपको रटने का कार्य नहीं करना है, इन तमाम पॉइंटों को बस आपको समझने का कार्य करना है। अब इस पॉइंट को मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ में ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से शिक्षा, विद्यालय और समाज आपस में संबंधित है। और आप लोग तो इतने वर्षों से अपने विद्यालय प्रांगण में कार्य कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी एक शिक्षक हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कैसे हमारा विद्यालय और समाज क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, आपस में इनकी कनेक्टिविटी होती है। अर्थात विद्यालय अपने आप में क्या है, सिर्फ एक ईंट पत्थर का अपना मकान है, ढांचा है, परंतु विद्यालय अपना विद्यालय कब बनता है, अर्थात जहां पे विद्या का निवास हो रहा है वो विद्यालय विद्यालय कब कहलाता है, जब समाज से बच्चे उस विद्यालय के अंदर में जाते हैं, कक्षा कक्ष में जाकर पढ़ाई करने का कार्य करते हैं, तब जाकर हमारा विद्यालय विद्यालय कहलाता है। और विद्यालय प्रांगण के अंदर में समुदाय के विभिन्न प्रकार के बच्चे अपने ज्ञान को प्राप्त करके अपने उसी समाज को एक नवीन समाज का निर्माण करवाते हैं। अर्थात विद्यालय एक प्रकार की ऐसी संस्था है जहां पे हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान को हासिल करते हुए अपने समाज को एक आदर्श समाज की तरफ लेकर जाते हैं। अर्थात समाज के बच्चे विद्यालय प्रांगण में जाते हैं, शिक्षकगण वहां पे विभिन्न प्रकार के ज्ञानों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं विद्यालय और समाज आपस में समाहित होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, और इस कनेक्टिविटी के साथ में निर्माण होता है किसका, तो हमारे शिक्षा का। और शिक्षा के अंतर्गत जो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया था, औपचारिक और अनौपचारिक, इस दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। और वह उदाहरण भी हमारे समाज का होता है, उदाहरण भी हमारे वातावरण का होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि विद्यालय और समाज के साथ में कनेक्टिविटी होती है हमारी शिक्षा की। अर्थात शिक्षा, विद्यालय, समाज क्या है, तो आपस में अंतर संबंधित है। जिनका वीडियो रुक कर चल रहा है ब्रजेश कुमार जी, तो एक बार अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिएगा, आपका इंटरनेट सही चल रहा है कि नहीं, या फिर वीडियो को बैक करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा। सारा क्लास आपका परफेक्ट चल रहा है। और भी जितने मित्र अभी क्लास में कनेक्टेड हैं, आप लोग रिप्लाई करें कि क्या वीडियो आपका रुक रुक कर चल रहा है। ऐसे मैंने भी क्रॉस चेक करने के लिए सामने में खोल रखा है, वीडियो पूरा परफेक्ट चल रहा है, कहीं से भी कुछ भी आपका रुक कर नहीं चल रहा है। तो ब्रजेश जी, हो सकता है बारिश का मौसम है, आपके उस इलाके में इंटरनेट की कुछ समस्या होगी, जिस कारण से वीडियो आपका रुक रुक कर चल रहा होगा। आइए, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात इन दोनों व्यक्तियों के अनुसार शिक्षा का एक प्रकार का परिभाषा है कि अरस्तु साहब ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात वो शिक्षा के ऊपर में अपने आप को क्या कर रहे हैं, तो परिभाषित कर रहे हैं। अरस्तु साहब ने कहा है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य करता है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही शिक्षा का निर्माण होता है। और विवेकानंद साहब कहते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं की अभिव्यक्ति, अर्थात आंतरिक पहलू कहने का आशय हो गया कि हम लोग जिस प्रकार से अपने भाव को, अपने विचार को किसी के सामने में व्यक्त करने का कार्य करते हैं, यह अभिव्यक्ति ही हमारा क्या है, तो हमारे लिए शिक्षा का कार्य करता है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने कुछ शिक्षा का आपको विशेषता डाल दिया कि एक प्रकार का सतत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा से ये होता है, शिक्षा से वो होता है, और ये सब तमाम शिक्षा की प्रक्रिया आप लोगों को भली भांति पता होगा। इसमें एक आपका और पॉइंट है, ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, आसपास के वातावरण के माध्यम से हम लोग ज्ञान को हासिल करने का कार्य करते हैं। यही हमारा क्या होता है,
तो ज्ञान की प्रकृति होती है। और जितना मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर दिखाया है यूनिट नंबर 1 के अंदर में, जितने भी आपके पॉइंट है, इससे संबंधित मैं अभी आपको क्या करूंगा, एक होमवर्क अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपके 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। उन 12 प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा। मैं उस तमाम 12 प्रश्नों को, अर्थात जो आप लोग कह रहे थे दिलीप जी कि एमसीक्यू भी होना चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। मैंने जितने टॉपिक को आपके साथ में डील किया है, इन तमाम थ्योरिकल पार्ट को आपके एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, इससे समाहित करके आपके ऑब्जेक्टिव का निर्माण होगा। उस चीज को मैं अभी होमवर्क के रूप में अभी रात में ही अपलोड कर दूंगा, और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के, हो सके तो मैं अभी के अभी ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग बस अपना कीमती वक्त निकाल के क्या कीजिएगा, उस होमवर्क को बना लीजिएगा। और जितने भी मित्र मुझे अभी फिलहाल यूट्यूब पर सुनने का कार्य कर रहे हैं, तो आप तमाम शिक्षक गण से नम्र निवेदन है कि आइए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखिए, ताकि आपका ये छोटा सा मित्र आपकी इस भारी भरकम कार्य में अपना जितना हो सके उतना आपको सहयोगात्मक कार्य करते हुए आपके परिणाम में एक अपना भी क्या कर सके, योगदान दे सके, इसके योग्य आप लोगों ने मुझे समझा है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी आपका होमवर्क अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों को बना कर लाना है। राइट, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आनंदमयी वातावरण में अपने जीवन का क्या करते रहे, मौज लेते रहे। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।